हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स जो है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और एग्ज़ाम आ चुका है तो हम लोग जल्दी जल्दी जो है पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास। ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए पहला चैप्टर है और अगर आप चाहते हैं कि लगातार आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज अर्थव्यवस्था को और देखते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ आपको जाननी है कि आखिर हम लोग इस पूरे चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या और फिर उसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो देखिए, जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। और उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके पहले जो अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, जब अंग्रेज़ आए तो उससे क्या प्रभाव पड़ा यहाँ की अर्थव्यवस्था पे, वो भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन क्या है, उसको अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या क्या कार्य करती है। और उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना, उसके प्रकार और उसके विकास, इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग अगला जो प्रोसेस होगा हमारा आर्थिक नियोजन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, मौद्रिक विकास क्या होता है। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय को समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए मानव विकास सूचकांक, अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना और बिहार के विकास की स्थिति, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय और बिहार का जो भूमिका है इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि आखिर बिहार क्या भूमिका अदा कर सकता है या करता आया है, इस पे हम लोग गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्थितियां थी जब अंग्रेज सब आए। तो देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या था, अगर जब ब्रिटिश लोग आए उसके पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, हमारे जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं था कि टोटल का टोटल जो है कृषि के अलावा लोग और कुछ जानते ही नहीं थे, ऐसा नहीं था। अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो आप देखिएगा क्या कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका जो विश्व बाज़ार में जो है भारतीय चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्पेशली जो कपड़े थे यहाँ के वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और यहाँ के मसाले ये सब जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट था भारत जो है, भारतीय व्यापार पूरे वर्ल्ड के लिए। तो वहाँ से जो है रेवेन्यू या पैसा जो है, इनकम आता रहता था। और लोग जो हैं, यूरोपियन लोग वहाँ से सोना चांदी ये सब लेके आते थे और यहाँ से जो है कपड़े और मसाले ये सब लेके जाते थे। तो हुआ ये कि इससे अर्थव्यवस्था जो थी भारत की, अर्थव्यवस्था भी क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बेहतरीन हो गया, समृद्ध हो गया था। ठीक है, और इतना बेहतर हो गया था कि हम लोग उसको जो है सोने की चिड़िया नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर समअप किया जाए, अगर पूरा देखा जाए, ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत बेहतरीन स्थिति में थी। और उसके बाद जब अंग्रेज आए तो क्या हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने किया क्या, अंग्रेज जो है यहाँ पे, हालांकि शुरू में उनका मकसद जो था यहाँ पे शासन करना नहीं था, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण उन्होंने यहाँ पे उनके लिए
यहाँ पे शासन करना फ़ायदेमंद हो गया या ज़रूरी हो गया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी ये सब बुक पढ़ोगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो जब अंग्रेज आए और उनका जब शासन शुरू हुआ तो उन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके कारण भारत की स्थिति जो है, यहाँ के उद्योग धंधों की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। एजुकेशन सिस्टम जो है वो सब बहुत बढ़िया नहीं था। ऐसे हमारे अगर पास्ट की बात करें तो बहुत बेहतर सिस्टम था, लेकिन क्या हुआ कि गरीबी, अशिक्षा, ये सब के कारण जो है अंधविश्वास, ये सब हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं जो है हमारे समाज में भरी हुई थी। तो ये भी एक कारण था कि हम लोग जो हैं अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। ठीक है, लगभग 200 साल तक भारतीयों पे जो है उन्होंने राज किया अंग्रेज़ों ने, और फूट डालो की शासन करो, फूट डालकर और शासन करने की उन्होंने नीति अपनाई और फाइनली जो है पूरे भारतीय लोगों का शोषण किया। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा ध्यान से तो आप ऐसा कह सकते हैं कि शुरुआत में क्या थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी कुछ ऐसी थी अंग्रेज़ों के आने के पहले, और अंग्रेज जब फाइनली रुके तो उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, तो ये सब आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग को क्या हुआ कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, अब एक टर्म आपको समझना होगा, उपनिवेश किसे कहते हैं, है ना। उपनिवेश कई बार आपको सुनने में आएगा। तो जब कोई भी समृद्धशाली देश रहता है और वो क्या करता है, कोई समृद्धशाली राष्ट्र है और वो उसके अधीन अगर कोई कम विकसित है वो राष्ट्र है, अगर वो उसको कंट्रोल कर लिया और उसके आर्थिक और राजनीतिक मामलों ये सब पे वो कंट्रोल कर चुका है, अगर किसी देश पे कोई आर्थिक रूप से समृद्धशाली देश, तो जो जिस पे कंट्रोल हुआ है वो शासित देश का उपनिवेश कहा जाता है ना। तो भारत जो है काफ़ी समय तक अंग्रेजों का मतलब 200 वर्षों तक लगभग जो है एक उपनिवेश था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बाकी जो है चीज़ें जो है हम लोग को हिस्ट्री में पढ़नी होती हैं, तो हम लोग अंग्रेज़ों के शासन से जुड़ी चीज़ों को हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं अभी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने इकोनॉमिक्स पे और देखते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था में किन किन चीज़ों का योगदान होता है। जो टर्म्स हैं उनको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो जो आपको अगला टर्म आपको पढ़ना है वो है आर्थिक क्रिया, है ना। तो आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं, तो कोई भी कार्य जो कोई पैसे कमाने के लिए करता है उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया, है ना। तो हमारे सोसाइटी में आप जान रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और सब किसी न किसी रूप से धन कमा रहे हैं। ठीक है, उनका हमारे समाज में किसी न किसी प्रकार का योगदान है। जैसे एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस करके पैसा कमा रहा है। कोई लॉयर है तो क्या करना है, वो अपना बहस करके पैसा कमाता है। जो फार्मर है ना, वो अपना वर्क करता है और उस हिसाब से पैसा कमाता है। तो सब अलग अलग लोग हैं, टीचर हैं, पुलिसमैन हैं, सब लोग जो हैं और किसी न किसी प्रकार से पैसे कमा रहे हैं। तो वो जितनी भी क्रियाएं करते हैं जिनके कारण उनको पैसा मिलता है, वो सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, वो सारी क्रियाएं जिनके कारण लोग क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, है ना, धन प्राप्त करते हैं, जिनसे उनको आय होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। चलिए, अब क्या है कि आपको ये देखना है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो हम लोग अभी देखें क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, जब पैसा कमाते हैं तो ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई, आप अगर किसी को पैसा दीजिएगा तो या तो आप उससे कुछ सामान लीजिएगा या फिर आपके लिए वो कुछ काम कर देगा, है ना। तो उसको हम लोग, अगर कोई आपके लिए कुछ काम करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेवा। ठीक है, तो या तो पैसा दो चीज़ के बदले मिलता है, या तो काम के बदले मिलेगा जिसको हम लोग सेवा बोलेंगे, या फिर किसी वस्तु के बदले मिलता है ना। तो दो प्रकार से जो है पैसा जो है कमाया जाता है। ठीक है,
तो अर्थव्यवस्था जो है एक सिस्टम है जो क्या करता है, इन जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके सारी प्रक्रियाओं को जोड़ने का प्रयास करता है ना। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं वो करते हैं सब में एक सामंजस्य बनाता है और एक नेटवर्क बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। अब देख सकते हैं कि क्या है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है वो जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है ना। अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि हो सकता है, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, ये सब सारी क्रियाएं जो है इसके अंतर्गत संपादित की जाती हैं, ठीक है। और इन सारी क्रियाओं का जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, या तो वस्तु का उत्पादन करना या फिर सेवा का उत्पादन करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें या तो वस्तु का उत्पादन हो रहा है या फिर सेवा का उत्पादन हो रहा है। इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा लोगों को क्या होता है, रोजगार का अवसर मिलता है। अगर वस्तु और सेवा नहीं उत्पन्न हो तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, और जब रोजगार मिलता है तो वो क्या करते हैं, उनसे उनको आय प्राप्त होती है और उस आय का उपयोग अपने लिए वो वस्तु और सेवा खरीदने में करते हैं, है ना। तो अर्थव्यवस्था एक तंत्र है, एक ढांचा है, एक सिस्टम है जो लोगों को मदद करती है उनके आर्थिक क्रियाओं को करने में और उनको अपने सेवाओं को प्राप्त करने में, वस्तुओं को प्राप्त करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हम लोग को देखिए अर्थव्यवस्था के कार्य हम लोग देख लेते हैं ना। तो अर्थव्यवस्था जो है ना वो मुख्यतः क्या करती है, दो कार्य करती है, ठीक है। क्या करती है, तो पहला जो है वो है कि अर्थव्यवस्था करती है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार के वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है, ठीक है। क्या है, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तु और सेवाओं का क्या करती है, उत्पादन करती है ना। एक काम तो ये हो गया वस्तु और सेवा को उत्पादन करना, और दूसरा क्या है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि एक अर्थव्यवस्था का क्या कार्य है, तो आप क्या बताएंगे कि अर्थव्यवस्था जो है वो दो काम करती है, एक वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है और दूसरा जो है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। देखिए अब अर्थव्यवस्था जो है उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, ठीक है। देखिए अब ये है हमारे दांत दिखा रहे हैं बेचारे, है ना। इनका नाम है आर्थर लेविस और ये अर्थशास्त्री हैं, जाहिर सी बात है वही होंगे, ठीक है। तो इन्होंने कैसे अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है, दो तीन परिभाषा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे कि बताइए कि आर्थर लेविस ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, या अर्थव्यवस्था को परिभाषित करना ही आएगा तो हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है ना। क्या चीज़ से होता है, संपूर्ण व्यवहार से, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, यहाँ पे क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। तीन चीज़ आपको ध्यान देना है। एक क्या है, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, वो है किसी देश के पूरे व्यवहार से, संपूर्ण व्यवहार से होता है, और इसके आधार पे क्या होता है, वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और उसके लिए वो क्या इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है संसाधन का, है ना। संसाधन आपको पता होगा कि जो भी चीज़ इंसान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, अपने सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करता है, उसको संसाधन कहा जाता है। ब्राउन साहब हैं, इन्होंने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। बहुत अच्छा किया आप, है ना। जितना छोटा बोलिएगा उतना बच्चों को अच्छा रहेगा याद करना, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट ना बोले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बच्चे लोग बहुत गाली देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ब्राउन साहब ने क्या कहा है कि अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ कि नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये दो ही स्टेटमेंट आपको मेनली जानना है। कई बार आपको इसके अलावा अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आप चाहो यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो,
ठीक है, हम लोग को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इनका दोनों का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा जो है वो क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में क्या हो, अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न हो रही है ना। जैसे कृषि हो रहा है, उद्योग है, व्यापार, ये सब बैंकिंग, ये सब जो है, बीमा, परिवहन, संचार, ये सब सारी चीज़ें जो है सब को मिला के क्या होता है, अर्थव्यवस्था का ये हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको अर्थव्यवस्था का संरचना और या ढांचा हम लोग कहते हैं। और इसको हम लोग मेनली 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं का जो क्रिया है उसको हम लोग 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में देखिएगा वैसे चीज़ों को शामिल किया जाता है जो इंसान जो है वो लंबे समय से करता आ रहा है ना। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि पशुपालन है, खेती है, उसके बाद खनन है ना, वानिकी है, ये सब चीज़ें जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं ना। ये काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से जो भी चीज़ें मनुष्य करता आ रहा है, शुरू से ही मानव सभ्यता जब शुरू हुई उसके जस्ट तुरंत बाद से जब जो चीज़ें हुई है ना, उसमें जो इम्पोर्टेंट थे उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं इसको। द्वितीयक क्षेत्र, यहाँ पे क छूट गया है, आप देख लीजिएगा। द्वितीयक क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आपको निर्माण ये सब से जुड़े क्षेत्र आते हैं, उद्योग आता है। ठीक है, अगर प्राथमिक क्षेत्र से क्या होता है कि द्वितीयक क्षेत्र को कच्चा माल प्राप्त होता है ना। कृषि है तो आप जानते होंगे कि एक द्वितीयक क्षेत्र है, उद्योग है, उद्योग को क्या चाहिए, उसको काम करने के लिए कच्चा माल चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो प्राथमिक क्षेत्र से वो कच्चा माल मिलेगा, है ना। खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को जो है कच्चा माल कौन देता है, प्राथमिक क्षेत्र देता है। ठीक है, और बदले में उसको क्या मिलेगा, ठीक है, तो बदले में द्वितीयक क्षेत्र जो है इसको क्या देता है, टेक्नोलॉजी देता है ना। जैसे मान लीजिए कि कृषि से बहुत सारी चीज़ें आई, कच्चा माल आया, तो बदले में जो उद्योग ने उसको क्या दिया, ट्रैक्टर बना के दिया, है ना, ताकि वो और बेहतर हो। तो द्वितीयक क्षेत्र अगर डेवलप होगा तो उससे प्राथमिक क्षेत्र भी क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए तो क्या होगा कि अर्थव्यवस्था को कार्य करने के लिए केवल इन्हीं दोनों से काम नहीं चलने वाला है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए, अच्छी तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। इसको हम लोग इसमें जितने भी काम आते हैं उसको हम लोग सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि अब बैंकिंग हो गया, है ना, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है ना, परिवहन हो गया, या फिर शिक्षा हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और इसमें लोगों का हेल्प करके लोग क्या करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, है ना। बीमा ये सब जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आएगा। चलिए एक फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। तो अर्थव्यवस्था को अभी हम लोग जानते हैं। अर्थव्यवस्था का का 3 क्षेत्र है। एक है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, और तीसरा जो है वो तृतीयक, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र को फिर बांटा गया है कई भाग में, कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, ये सब जो है, मत्स्य पालन,
है ना, मछली पालन ये सब भी क्या है, इसी में आएगा। इधर अगर द्वितीय क्षेत्र को अगर बांटे तो हम लोग को ज़्यादातर क्या आता है, उद्योग है, निर्माण का क्षेत्र हो गया, व्यापार, ये सब जो भी है ये आपका द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तृतीयक में जो है सेवा क्षेत्र है, शिक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, गलत हो रहा है, बैंकिंग, बीमा, ये सब जो है जितना भी प्रकार का ट्रेनिंग, स्वास्थ्य सुविधा हो गया, हॉस्पिटल, ये सब जो है ये सारा का सारा जो है ये सब तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, ये फ्लो चार्ट याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपके बुक में भी अवेलेबल होगा, आप आसानी से इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, देखते हैं कि आगे हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय आय देख लेते हैं और उसका विभिन्न क्षेत्र में का योगदान है। राष्ट्रीय आय क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है उसका क्या क्या योगदान है, उसका क्या प्रभाव है। वर्ष 1901 में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था 63% था। 47 में जो है वो 58% के आसपास आ गया और वर्ष 2007 में 22%। तो देख रहे हैं ये लगातार क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होते जा रहा है ना, इसमें घटने का ट्रेंड आ रहा है। एक अच्छी बात होती है अगर कम लोग अगर शामिल हो रहे हैं, अच्छा, इससे जो है आय जो है कृषि क्षेत्र से क्या हो रहा है, वो घट रहा है। हालांकि बढ़े तो भी ठीक है, लेकिन देखिए होता क्या है कि सेवा क्षेत्र जो होता है उसमें जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा एक राष्ट्र के लिए अच्छा होता है ना। ये सब जो है अगर इस पे प्राथमिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं अगर खेती बाड़ी में, तो ये एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं होती है ना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं ना, इनकम जो है उतना ही हो रहा है। तो जितना कम लोग इन्वॉल्व रहेंगे खेती बाड़ी में, है ना, बहुत जो भी बड़े देश हैं आप देखिएगा, जितने भी विकसित देश हैं, तो उन लोगों में क्या होता है कि सरकार जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी दे देती है उन लोगों को, है ना, सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा मिलता है और वहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसी से जो है पूरी खेती बाड़ी जो है कर ली जाती है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो है एक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका जो आउटपुट है हमारे जो जीडीपी में वो बहुत कम है। ठीक है, तो जितने कम लोग इसमें इन्वॉल्व रहें वही ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा जो द्वितीय क्षेत्र अगर देखा जाए तो द्वितीय क्षेत्र भी क्या कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। हालांकि अगर देखें तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे लगातार जो है कंट्रीब्यूशन इसके द्वारा बढ़ा है। हालांकि तृतीय क्षेत्र क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे देख सकते हैं 56% अब ये हो चुका है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए, है ना। अब जो है देश एक जगह से, चूँकि इंटरनेट ये सब अवेलेबल है, तो आउटसोर्सिंग जो है वो हो जाती है पूरी दुनिया में। तो यहीं पे बैठे बैठे लोग जो हैं वो बाहर विदेश का भी काम करके और वहाँ से पैसे अर्न कर ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगले आगे की ओर बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था जो है ऐसे कई प्रकार से बांटी जाती है। एक तो है, देखिए 4 चीज़ है। एक है भूमि, अगर आप कुछ भी करना चाहें तो
तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, एक पूंजी, तीसरा जो है वो है श्रम, और एक चाहिए आपको क्या? संगठन। ठीक है, टीम। ये 4 चीज़ हैं, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। भूमि, जमीन नहीं रहेगा तो आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जमीन होने के बाद भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी, पैसा होने के बाद आपको क्या? मेहनत करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक टीम चाहिए, है ना। तो ये 4 चीज़ जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या? उत्पादन के साधन। ठीक है, भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादन के साधन, है ना। अगर प्रोडक्शन करना है तो आपको ये 4 चीज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन के साधन। ठीक है, कुछ बुक में थोड़ा बहुत इसमें इसके बारे में अलग भी लिखा रहता है, तो आप देख लीजिएगा अपने बुक के हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर में आप देखिएगा यही चारों चीज़ लिखा रहता है, भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन। और आप कॉमन सेंस लगा भी सकते हो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये 4 चीज़ चाहिए उत्पादन के लिए, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? उत्पादन के साधन। तो अब क्या है कि इस पे किसका कंट्रोल है ना, किसका हक है ना, उसके आधार पे अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, उत्पादन के साधनों पे किसका कंट्रोल है, नियंत्रण है, उस आधार पे जो अर्थव्यवस्था है 3 प्रकार से बांटी जाती है। एक है पूंजीवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर से मैं बोल दूं, उत्पादन के साधनों पे स्वामित्व के आधार पे जो है वो क्या है? अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांटा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उत्पादन के साधन पे किसी निजी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है ना। तो कोई भी अगर प्राइवेट आदमी है, वो अगर कोई चीज़ चला रहा है तो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोगों को उतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, उसको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, ये उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी संस्था या किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है ना। और वे लोग जो हैं उस अर्थव्यवस्था को चलाते हैं किस आधार पे? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है कहाँ कहाँ पे है? अमेरिका में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पे, है ना, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, ये सब पे किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार होता है, वो सरकार के कंट्रोल में होती है। जैसे हमारे यहाँ रेलवे है ना, बैंकिंग है, वो भले ही बहुत सारे मैटर हैं जिस पे और भी डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन हम लोग अभी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हम लोग भटकने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पे क्या होता है? सरकार का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, और सरकार उसका इस्तेमाल क्या करती है? लोगों के भलाई के लिए करती है ना। इस प्रकार से चलाती है कि लोगों का भला ज़्यादा हो, है कि नहीं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन, क्यूबा, ये सब जो कंट्री हैं इसमें इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है वो अपनाई गई है। आते हैं अपने देश के बारे में भी जान लेते हैं कि हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक और अर्थव्यवस्था को जान लेते हैं कि एक तीसरी जो अर्थव्यवस्था है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मिश्रित। मिश्रित मतलब क्या? मिला हुआ। तो कौन मिला रहेगा इसमें? इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी मिला हुआ है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी मिला हुआ है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का गुण मिला होता है, उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। मतलब ये है कि इसमें क्या होगा कि कुछ साधनों पे, है ना, उत्पादन के कुछ साधन पे जो है वो सरकार का अधिकार रहेगा, बाकी जो है वो निजी संस्था के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत में जो है इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम लोग बाकी चीज़ों को समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपको देखना है अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए, तो अर्थव्यवस्था का विकास मतलब क्या? तो देखिए, कोई भी चीज़ विकास करता है किस प्रकार से? कोई भी चीज़ अचानक से बड़ा नहीं होता है कि नहीं। पहले जैसे एक पौधा ही है तो पौधा क्या होता है, बीज से फिर अंकुरण निकलता है और धीरे धीरे जो है वो बढ़ता है, उसमें फल फूल जो भी है लगना होता है वो लगता है, या उससे फिर इंसान जो है उससे फ़ायदा लेता है। ठीक है, तो वैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था जो है, या पूरे वर्ल्ड की बोली जाए तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे समय के साथ जो है वो बदली है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था का भी अपना एक इतिहास है उसके बारे में। तो इसका जो अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसको हम लोग दो हेड में पढ़ते हैं। ठीक है, दो पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, एक है आर्थिक विकास और एक को हम लोग कहते हैं मौद्रिक विकास ना। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के विकास को तो हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक है आर्थिक विकास, दूसरा है मौद्रिक विकास। तो देखिए अब क्या होगा, दोनों को हम लोग अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्थिक विकास की परिभाषा जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से दी है। एक हमारे प्रोफेसर हैं रोस्टो, उन्होंने क्या कहा कि आर्थिक विकास एक ओर है ना, यहाँ पे क्या होगा, एक ओर होगा, एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है ना। मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि क्या हो रहा है, श्रम शक्ति कितना तेजी से बढ़ा, मतलब काम करने वाले जो लोग हैं वो कितने तेजी से बढ़े और जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी है ना। अगर मान लीजिए कि काम करने वाले लोग तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा है ना। कम लोग काम करेंगे, ज़्यादा लोग उस पर डिपेंड रहेंगे है ना। तो प्रोफेसर रोस्टो ने क्या कहा है कि आर्थिक विकास जो है एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन ने क्या कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में है ना, एक ऑब्जेक्टिव है आगे चल के आप देखिएगा, दीर्घकाल, इसको आपको ध्यान रखना है। आर्थिक विकास की जब भी बात करेंगे तो लंबे समय में जो ग्रोथ हुआ उसको हम लोग कहते हैं ना। तो प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन जो है वो कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है क्या, उत्पादकता को ऊंचे स्तर पर लेके जाना। ठीक है, और इसके लिए जो है विकास की प्रक्रिया को आपको तेज करना होता है। ठीक है, कई बार इस पे भी हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग तुरंत इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। तो देखिए, ऐसे कई जगह, ज़्यादातर जगह जो है इसमें उतना अंतर किया नहीं जाता है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति सबको एक ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ अर्थशास्त्री जो हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इस पर डिस्कशन करते हैं कि नहीं, आर्थिक वृद्धि अलग है, आर्थिक विकास अलग है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। पहले जो है ऐसा नहीं माना जाता था, लेकिन अब इन दोनों में क्या किया जा रहा है, अंतर किया जा रहा है ना। उर्सुला हिक्स कहती हैं कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए किया जाता है ना। वृद्धि शब्द का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, जो वैसे देश जिनका क्या हो रहा है, विकसित हैं, जिनके पास पहले से सारी सुविधाएं हैं है ना, तो उनके पास क्या है, उनमें वृद्धि होगा है ना। और आर्थिक विकास जो है उसका शब्द हम लोग करते हैं क्या, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए करते हैं। ठीक है, वृद्धि किसके लिए, विकसित है ना, उनका और बढ़ रहा है। ठीक है,
लेकिन विकास किसका हो रहा है? विकासशील देश का विकास हो रहा है ना, जिसमें विकास लगा हुआ है उसी का विकास हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग लोग हैं, ब्राइट से कह रहे हैं कि ग्रोथ शब्द जो है वो विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, मेडिसन कह रहे हैं कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर जो है आर्थिक वृद्धि को दिखाता है, और जो निर्धन देश हैं उनका आय का बढ़ता स्तर आर्थिक विकास को दिखाता है ना। तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना था, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इतना होना चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव इससे बने तो आप उसको कवर कर पाए। एक दो टर्म हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। समावेशी विकास, नाम ही जैसा है, समावेशी मतलब सबको शामिल करना। ठीक है, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया में क्या होता है, समाज के सभी वर्गों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है ना। तो विकास की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहा जाता है ना। समाज के सारे वर्ग को, है ना, जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों, है ना, का जीवन स्तर ऊंचा होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? और कोई भी समाज का वर्ग अछूता नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी वर्ग अछूता नहीं होना चाहिए। तो ऐसे विकास को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। एक होता है सतत विकास, है ना। तो सतत विकास, सतत मतलब क्या? लगातार, कंटिन्यूअस, है ना। तो विकास इसमें क्या होना चाहिए कि विकास रुकना नहीं चाहिए, है ना। इस तरीके से करो, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से किए और हमारा जो संसाधन है वो ख़त्म हो जाए या ऐसी स्थिति आ जाए जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाए, है ना, तो वो भी जो है हमारे लिए सही नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं, सारा पेड़ काट दिए और पता चला कि अगले जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचा रहे, है ना। तो ऐसा विकास जो है वो सतत विकास नहीं कहा जाएगा। विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भावी पीढ़ी का भी ध्यान रखना है आपको, है ना। उनकी योग्यता और क्षमता से समझौता किए बिना जब विकास किया जाएगा तो ऐसे विकास को हम लोग सतत विकास कहते हैं। आर्थिक नियोजन, प्लानिंग, है ना, इकोनॉमिकल प्लानिंग क्या होता है? तो देखिए, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है कि हम लोग एक अच्छे से प्लान करके एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट करें, ताकि क्या हो, सब लोग जो हैं उससे फ़ायदा पा सके और हमारी जो प्रकृति है वो भी सही रह पाए, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह से कह सकते हैं। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? समयबद्ध, है ना। एक तो टाइम हम लोग पहले प्लान करते हैं, ठीक है, कि कितने दिन में हम लोग को विकास करना है। एक पहले से प्लान किए रहते हैं, पूर्व निर्धारित सामाजिक कार्यक्रम और आर्थिक उद्देश्य, ये हम लोग को क्या प्राप्त करना है, और हम लोग अपने संसाधन का सही तरीके से उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। हमारे भारत में जो है जब स्वतंत्रता मिली तो एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया, है ना, जिसको हम लोग योजना आयोग कहते हैं। उसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये जो है ना, ये क्या करती थी कि 5 वर्ष के लिए प्लान करती थी कि अगले 5 वर्ष में हम लोग को ये कर लेना है ना। उसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते थे। ठीक है, तो वो लगातार होती रही। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चली थी, और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2007 से 12 तक चली। और उसके बाद 2014 में आके 13 अगस्त 2014 में आके जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, उसका नाम बदल दिया गया, है ना, नीति आयोग कर दिया गया, है ना। तो योजना आयोग जो है अब क्या हो चुका है? नीति आयोग हो चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। तो ये है हमारे मोदी जी का इनिशिएटिव है। देखिए क्या होता है इससे। देखिए अब भारत में जो है क्या हुआ, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकास दर को बढ़ाना, है ना।
बाकी जो है कृषि ये सब क्षेत्र में आधुनिकीकरण करना, यही सब सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जब प्लानिंग कमीशन क्या करता है, जो योजना आयोग है वो प्लान करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकार है वो दो स्तर पे काम करती है, एक राज्य सरकार है और एक है केंद्र सरकार है। हालांकि एक जो लोकल गवर्नमेंट होता है जिसको हम लोग पंचायती राज बोलते हैं, वो भी स्तर होता है, लेकिन हम लोग अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दो स्तर पे है, एक राज्य सरकार काम कर रही है और एक है केंद्र सरकार। अगर और ये जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग किसका है, तो वो केंद्र सरकार के अंडर में रहती है। तो केंद्र सरकार अगर कोई योजना बनाएगी तो वो तो पूरे देश के लिए बनाया जा रहा है, और अगर पूरे देश के लिए कोई योजना बना रही है तो किसी भी राज्य में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है या ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो और हो सकता है कि उस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो इसीलिए एक और आयोग बनाया गया, एक और डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। और इसमें जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच जो है तालमेल जो है स्थापित करने के लिए इसको बनाया गया। तो योजना आयोग क्या करती है, जितने भी राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, है ना। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके सदस्य कौन हैं, तो जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो उसके सदस्य हैं। तो जैसे ही योजना आयोग क्या करेगी, एक प्लान बनाएगी कि हम लोग को ये करना है ना। तो अब जो है कि नेक्स्ट जो है कि इसको उस प्लान को भेजा जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के पास, और राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्री जो हैं जितने भी राज्य के हैं वो लोग आपस में डिस्कशन करने के बाद अगर उसको पास करेंगे तब वो आगे एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए, समन्वय को बढ़ाने के लिए, तालमेल बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। ठीक है, तो इस डेट को आप याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952। तो अभी हम लोग देख रहे थे क्या, आर्थिक विकास हम लोग देख रहे थे, मौद्रिक विकास हम लोग देखते हैं। तो अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, या नहीं हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, ऐसा भी हो सकता है, सब लोग अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं। तो देखिए मैं एक बार शुरू से थोड़ा सा बता देता हूँ कि मौद्रिक विकास क्या है। मौद्रिक विकास मतलब मुद्रा का विकास, है ना, किस प्रकार से हुआ, है ना। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट जो है बना हुआ है। पहले जो है वो क्या होता था, जो धन किसी के पास, पैसा, ये सब किस में मापा जाता था, काऊ में मापा जाता था, है ना, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा गाय है वो उतना धनी माना जाता था। फिर जो है गोल्ड के हिसाब से आया, फिर मेटल का कॉइन बना, ठीक है, धातु का सिक्का, ये सब बना अलग अलग डिज़ाइन का। तब वो ऐसा कुछ खास पैटर्न नहीं था, धीरे धीरे उसका भी रूप बदला है। उसके बाद पेपर मनी आया है ना। उसके बाद आया एटीएम, डेबिट कार्ड जो भी है, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया है ना। अब तो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है चीज़ों को ट्रांसफ़र, गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है, ये सब बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। और उसके बाद जो है एक क्रिप्टो करेंसी भी आ चुका है अब, है ना। तो जो लोग भी इंटरनेट चलाते होंगे उनको इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। तो देखिए जब मौद्रिक विकास की बात हम लोग करते हैं तो शुरुआत हुआ था क्या चीज़ से, बार्टर सिस्टम से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली उसको कहते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो लोग आपस में एक चीज़, मतलब आपस में अपनी चीज़ों का अदला बदली करते हैं, है ना। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि
मेरे पास कपड़ा है और किसी के पास चावल है ना, मुझे अगर चावल की ज़रूरत है और उसको कपड़े की ज़रूरत है, तो हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे से सामान जो है बदल लेंगे, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी समस्याएं होंगी, है ना। अगर मान लीजिए कि हमको चावल का ज़रूरत नहीं है और उसको कपड़े का ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा आपस में लेन देन करना, ठीक है। तो शुरू में इसी प्रकार का सिस्टम यूज किया जाता था, बहुत ज़्यादा समस्या आती थी, है ना। तो ये जो है सबसे बड़ा जो है इसका ड्रॉबैक ये था, इसका जो कमी ये था कि इसमें आपको वैसा आदमी ढूंढना होता था जिसके पास वो चीज़ हो जिसकी आपकी ज़रूरत है, और उसको भी वो चाहिए जो आपके पास है ना। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसका सबसे बड़ा कमी था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ इकाई मुद्रा का प्रचलन हुआ, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे गाय वाला सिस्टम है, अगर उस समय मान लीजिए कि हमको क्या करना है, एक गाय के बदले कपड़ा खरीदना है, तो हम लोग ये भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आखिर एक गाय के बदले कितना कपड़ा दिया जाए, है कि नहीं। तो ये सब बहुत सारी समस्या थी। तो उसके बाद इकाई मुद्रा चली, इकाई मुद्रा मेटल कॉइन बनाया गया, धातु का सिक्का बनाया गया या और भी प्रकार का था, ठीक है। तो उससे अब लेन देन क्या हो गया, आसान हो गया, और वैल्यू को जो है इकट्ठा करना भी आसान हो गया। ये सब चीज़ जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और या वापस लेके आना जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। जब कॉइन ये सब आ गया तो फिर पैसा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर लोगों से सामान खरीदना जो है वो ईजी हो गया, है ना। गोल्ड के बाद मेटल कॉइन आया, उससे और आसान हुआ। पेपर आया तो उसको कैरी करना, स्टोर करना, ये सब चीज़ जो है आसान हो गया, ठीक है। अब तो है कि आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके जाइए, स्वाइप कीजिए, पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, एक कार्ड से आपका जो है पेमेंट हो जाएगा, बस आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तब नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी है, आप कहीं से भी अपने फ़ोन से आज इंटरनेट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पैसों को भेज सकते हो। क्रिप्टो करेंसी भी आ चुका है और आजकल डिजिटल मनी है ये, है ना। तो इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और आम आदमी जो है इसका इस्तेमाल कर भी नहीं सकता है, सरकार से परमिशन भी अभी अलाउ नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है मौद्रिक विकास हुई। एक आपको यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कोर बैंकिंग प्रणाली, है ना। इसको किसको कहते हैं, तो जब हम लोग क्या करते हैं ना, जब एक व्यक्ति एक स्थान से क्या करता है दूसरे स्थान पे पैसा भेज रहा है ना, कंप्यूटर ये सब के माध्यम से, है ना, बैंक से कंप्यूटर से क्या किया, तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस प्रणाली को हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, है ना। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसों का लेन देन करता है, तो बैंक इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। आपने ये सब चीज़ ज़रूर देखा होगा, एटीएम, इसमें आपको बस एटीएम इंसर्ट करना होता है। इधर आपको दिखाया गया है डेबिट कार्ड है ना, एटीएम में आपको इसको इंसर्ट करना होता है, यहाँ पे बना रहता है इस जगह पे। कार्ड को इंसर्ट करने के लिए उसमें आपको कार्ड डालना है और उसके बाद क्या करना होता है, एक पिन होता है, उसको जब आप डालते हो तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आप ही हो, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जितना ट्रांजैक्शन करना चाहो कर सकते हो। आजकल क्रेडिट कार्ड का भी बहुत चलन हो गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग खुद से थोड़ा बहुत पता करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में अभी कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि किसी भी देश में, है ना, बहुत सारे लोग रह रहे हैं और वो क्या करते हैं, काम करते हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं, काम करके क्या करते हैं, कुछ वस्तु उत्पन्न करते हैं या कोई सेवा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आदमी काम किया किसी भी देश के भीतर एक मौद्रिक वर्ष में, है ना, एक फाइनेंशियल ईयर में, है ना, एक साल में जितना भी वस्तु और सेवा, है ना, दोनों, वस्तु को के बदले भी पैसा मिलता है और सेवा के बदले भी पैसा मिलता है, तो वस्तु और सेवा
जितना भी उत्पन्न हुआ उसका जो पैसा में मूल्य आएगा उसी को उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, किसी भी देश के भीतर एक मौद्रिक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी वस्तु और सेवा उत्पन्न हुआ ना, उसका जो पैसा में हम लोग मूल्य निकालेंगे ना, तो उसी को कहेंगे कि उस देश का आय है। ठीक है, और जब देश की आय को वहाँ की जनसंख्या से भाग देते हैं ना, तो हम लोग को मिलता है प्रति व्यक्ति आय। हालांकि हम लोग क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करते हैं देश के प्रोग्रेस को पता करने के लिए, है ना, कि कितना तेज़ी से वो देश ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है ना। जितना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आएगा उतना ज़्यादा जो है वो देश प्रगति कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मिसगाइड कर देती हैं हम लोगों को। जैसे कि ऐसा नहीं है, जैसे कि ज़्यादातर देखा क्या जाता है कि ज़्यादातर सिचुएशन में जो है वो भले ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल इनकम को जनसंख्या से भाग दिए, हमारे पास एक वैल्यू आ गया है कि नहीं। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि उतना पैसा सब लोगों के बीच बंट गया है, जितना भी इनकम आया सब में बराबर बराबर बंट गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए देखिए उसमें ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं उन्हीं का पैसा है, और गरीब में कितना प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ, वो पीछे चला गया कि नहीं, ये प्रति व्यक्ति आय से पता नहीं चल पाता है ना। क्योंकि ज़्यादातर जो है इनकम किसका बढ़ रहा है, जो अमीर हैं उनका, वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, है ना। तो प्रति व्यक्ति आय जो है किसी देश की प्रगति को दिखाने के लिए, राष्ट्रीय विकास को दिखाने के लिए सही आंकड़ा नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावे और भी कुछ चीज़ें हैं जो अब इस्तेमाल की जा रही है। वर्ल्ड बैंक जो है उसने क्या कहा कि अगर सन 2004 में अगर किसी भी देश का आय 4,53,000 प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय अगर 2004 में 4,53,000 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो वैसे देश जो है विकसित देश कहलाएंगे, है ना। 2004 में, सन 2004 में अगर उसका इनकम क्या है, 4,53,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति आय उतना है तो वो विकसित देश है। और वैसा देश जिसका प्रति व्यक्ति आय 37,000 या उससे कम है ना, प्रति वर्ष से कम है, तो उसको निम्न आय वाला देश या विकासशील देश कहा जाएगा, है ना। 2004 की अगर बात करें तो हमारे देश भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय थी 28,000 प्रति वर्ष ना। सोचिए 28,000 मतलब एक आदमी जो है वो मुश्किल से 2,500 रुपये पर मंथ कमा रहा है ना। तो एक्चुअल में इसमें पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण भी हम लोग थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। कुछ राज्य के बारे में भी हम लोग कुछ डेटा देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2003 से 2000 से 2003 के बीच जो है अलग अलग हमारे देश के राज्य की अगर हम लोग आय देखें तो पंजाब में जो है 26,000 रुपये था प्रति व्यक्ति आय, केरल जो है वो 22,800 और बिहार 5700 रुपये, है ना। चूँकि हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो इस पे आपको नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। 2-3 राज्य हैं, गोवा, अगर राज्य में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो आय है वो गोवा की है। ठीक है, राज्य में सबसे ज़्यादा आय जो है प्रति व्यक्ति आय वो कहाँ की है, गोवा की है। और केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा आय प्रति व्यक्ति आय जो है वो चंडीगढ़ की है। ठीक है, और बिहार की अगर स्थिति देखेंगे तो आप खुद बता सकते हैं कि क्या कितनी बुरी स्थिति है यहाँ पे। एक साल में केवल 5700 रुपये एक व्यक्ति जो है वो अर्न कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसको 12 से भाग दे तो मुश्किल से 450 रुपये महीने के आसपास एक आदमी कमाता है यहाँ पे। ठीक है, महीने का 450 रुपये। पता नहीं हम इसमें कैसे खाएगा पिएगा, पता नहीं है। ठीक है, तो बिहार की स्थिति जो है बहुत ही बुरी है।
चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक क्या होता है और इसका क्या महत्व है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है वो एक संस्था है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उनके द्वारा जो है ये एक सूचकांक जारी किया जाता है, एक नंबर है जो अलग अलग देश को दिया जाता है उसके डेवलपमेंट के हिसाब से, वहाँ के नागरिकों के जो है कितना ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी महमूद उल हक के निर्देशन में हुई थी, ठीक है। और ये जो है उन्होंने क्या किया, उनके निर्देशन में एक रिपोर्ट तैयार किया गया अलग अलग देशों के लिए का जो है, इसमें अलग अलग देशों की तुलना जो है हम लोग करते हैं क्या क्या चीज़ के आधार पे, तो वहाँ के लोगों के शैक्षिक स्तर के आधार पे, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है उस आधार पे, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग 3 चीज़ के आधार पे जो है एक एवरेज निकाल के हम लोग एक नंबर देते हैं हर एक देश को कि वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोग कितने विकसित हुए हैं, ठीक है। तो इसमें 3 सूचक का अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कौन कौन सा, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि इसमें किन किन चीज़ों का, किन किन सूचकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास जो है 3 सूचक हैं, एक है जीवन आशा, एक है शिक्षा प्राप्ति और एक है जीवन स्तर, है ना। मतलब लोग, अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उससे क्या उम्मीद किया जाता है कि आखिर वो कितने साल तक जिंदा रहेगा, एक एवरेज, ठीक है। तो उसका उसी को हम लोग कहते हैं जीवन आशा। उसको एजुकेशन कितना मिला, है ना। एजुकेशन उसके लाइफ के जो है लाइफ स्टाइल को डिटरमाइन करेगा, निर्धारित करेगा। तो एजुकेशन भी ज़रूरी है और उसका लिविंग कंडीशन क्या होगा, ये सब चीज़ हम लोग देख के करते हैं ना। जनरली कई बार देखिएगा कि हम लोग बिजली कितना खपत हो रहा है हर एक व्यक्ति के हिसाब से, कितना लोग सोप कंज्यूम करता है, तो ये सब चीज़ें जो है कई बार इस्तेमाल की जाती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पता करने के लिए, है ना। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इंडेक्स है, एचडीआई शॉर्टकट में कहते हैं, उसके लिए हम लोग जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्रणाली सूचकांक और जीवन स्तर सूचकांक, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग को एचडीआई का वैल्यू निकलता है, ठीक है। जो 2004 का जो रिपोर्ट था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, और उसकी स्थिति जो है भारत से बेहतर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये रिपोर्ट दिया गया तो इसके जैसा ही एक और रिपोर्ट जो है हमारे देश में तैयार किया गया, अलग अलग राज्यों के लोगों के जो है डेवलपमेंट को दिखाने के लिए कि कौन सा राज्य कितनी तेज़ी से विकसित हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, है ना। ये जो है 2002 अप्रैल में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, उनके द्वारा जो है ये जारी किया गया था, ठीक है। और उस रिपोर्ट में ये पता चला कि जो विकास की दृष्टि से सबसे तेज़ी से जो ग्रो करता हुआ राज्य था, है ना, वो केरल मिला था, ठीक है। अभी भी केरल की स्थिति सबसे बेहतर है। और जो सबसे कम रैंक जिनको मिला था इस रिपोर्ट में वो थे बिहार, मध्य प्रदेश, असम, उसके बाद है राजस्थान और उत्तर प्रदेश, है ना। तो इतने सारे जो है राज्य, इनका जो ये सबसे लोएस्ट रैंक वाले राज्य हैं, ठीक है। तो इससे एक एक्रोनाइम भी बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बीमारू, है ना। BI से बिहार है, M से मध्य प्रदेश है, A से असम है, उसके बाद R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश, है ना। तो बीमारू शब्द से आप याद कर सकते हो कि ये सारे जो देश राज्य हैं वहाँ पे जो मानव विकास है उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना को समझ लेते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की जो आधारिक संरचना है, अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए केवल जो है उद्योग अच्छा हो जाए या फिर कृषि अच्छा हो जाए, है ना, मतलब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र केवल डेवलप कर जाए, तो
उससे हमारा अर्थव्यवस्था जो है विकसित हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से काम करने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा, वो एजुकेटेड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उसके पास कोई स्किल है तो वो बेहतर काम करेगा, है ना। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, है ना, उसके अलावा उसको जो रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए, ये तो एकदम बेसिक नीड है। इसके अलावा बैंकिंग, बीमा, ये सब जो है सुविधाएं जितनी ज़्यादा मिलती जाएंगी, परिवहन, है ना, आज जो है अगर परिवहन विकसित है तो लोग एक जगह से दूर तक जो है जाके काम कर सकते हैं, है ना। तो एक जितने लोग बेहतर काम करेंगे, जितना रोजगार होगा, उतनी एक अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो टेलीफोन, ये सब जो क्षेत्र है, ये सब क्या है, ये सब जो है आधारिक संरचना में आता है। बिजली, पानी, ये सब की अच्छी सी व्यवस्था हो, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंकिंग, ये सब जो है, इन सब को मिला के क्या होता है, आधारिक संरचना कहा जाता है। तो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी देश के विकास में। तो जितना बेहतर आधारिक संरचना होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा कि वो देश जो है विकसित होगा, उसकी अर्थव्यवस्था विकसित होती जाएगी, है ना। उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का एक सूचक मान के, है ना, ऐसे कई तरीके से हम लोग आर्थिक विकास जो हो सकता है आगे वाले चैप्टर में आपको आके पढ़ना पड़े, उपभोक्ता व्यय को, है ना, और आर्थिक विकास का सूचक मान के क्या किया गया, एक रिपोर्ट तैयार किया गया, अपने देश का पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। तो उसमें ये पता चला कि पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो ग्रामीण जो जनता है उसकी क्रय शक्ति जो है लगातार घट रही है। वो लोग ज़्यादा, उनके पास उतना इनकम नहीं है जिससे वो खरीद पाए। और जो शहर में है, शहर में जो है, शहरी क्षेत्रों में जो है उनकी क्रय शक्ति जो है वो बढ़ी है। ठीक है, ग्रामीण क्षमता की जो ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता जो है वो घटी है, और जो शहरी क्षेत्र में है उनकी जो है व्यय क्षमता वो बढ़ी है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं बिहार के विकास की क्या स्थिति है। तो आपसे छुपा नहीं होगा, अगर आप थोड़ा भी अवेयर होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि बिहार में क्या चल रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए, तो हम लोग ऐसे पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे देश में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो न्यूनतम है, लगभग 5700 रुपये यहाँ प्रति व्यक्ति आय है, जो हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में थोड़ी बहुत बढ़ गई हो, ऐसा कह सकते हैं। तो लगभग हम लोग मान लीजिए कि 6000 के आसपास है। 6000 मतलब एक आदमी प्रति व्यक्ति, मतलब एक आदमी जो है अपने जीवन यापन के लिए 300 रुपये हर महीने कमा रहा है ना। महीने में 300, मैं प्रत्येक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, महीने में एक आदमी पे 300 रुपये इनकम हो रहा है। तो सोचिए क्या स्थिति होगी, है ना। ऐसे जगह पे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की कितनी बुरी स्थिति है। ठीक है, तो देखिए, ऐसे देखा जाए तो बिहार का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, सम्राट अशोक रहे, है ना, ऐसे वंश जो है यहाँ पे शासन किए थे। चंपारण आंदोलन गांधी जी ने यहीं से शुरू किया था। बुद्ध भगवान को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर का कर्मस्थली रहा है ना। विश्व का पहला लोकतंत्र वैशाली में था, लिच्छवी, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। संपूर्ण क्रांति जो है उसका भी शुरुआत यहीं से हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। तो इतनी सारी स्थिति जो है होने के बावजूद भी अभी इसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। आखिर कौन जिम्मेदार है इसका, है ना। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ के लोग भी हैं, कुछ नेताओं को भी दोष दिया जा सकता है, और लोगों को भी मैं दोष देना जरूर चाहूँगा इन सब चीज़ों में। देखिए, तो क्या क्या कारण है एक बार देख लेते हैं। पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, है ना। पॉपुलेशन के मामले में जो है ना, हम लोग एकदम ऊपर है, टॉप में आते हैं। ठीक है, एक ऐसे एक नंबर पे नहीं है, लेकिन बिहार जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, है ना। और लगातार जो है यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों में अशिक्षा है ना, उनको सही से आइडिया नहीं है चीज़ों का। तो लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इसके कारण जो है बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आधारिक संरचना नहीं है यहाँ पे, है ना।
अब तो थोड़ा बहुत रोड ये सब की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई है, बिजली की स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पूरा करना बाकी है। तो एक आधारिक जो संरचना होनी चाहिए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, उसका अभाव है यहाँ पे। और धीरे धीरे हालांकि सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग इतने विकसित नहीं हो पाए हैं कि एक यहाँ की जो स्थिति हो वो बेहतर हो पाए। लोगों में खुद पे भरोसा भी नहीं है, ये एक बड़ा कारण है। लोग जो हैं जनरली वर्क करने दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे काम करें और इसको बेहतर बनाने का प्रयास करें, तो ये एक समस्या है लोगों में। चलिए आगे जो है कृषि पर निर्भरता, कुछ तो है नहीं हमारे पास, बस एक उपजाऊ ज़मीन है ना, इसमें हम लोग सबसे आगे है, ये एक अच्छी बात है। और देखा जाए तो हमारे पास जो है सिंचाई के स्रोत भी हैं, नदियाँ काफ़ी है, लेकिन समस्या ये है कि सही मैनेजमेंट नहीं है, जिसके कारण एक साइड जो है हमारा उत्तर बिहार बाढ़ से क्षतिग्रस्त, मतलब उससे समस्या होती है उत्पन्न, और दूसरी ओर दक्षिण बिहार जो है वो सूखा से प्रभावित रहता है। तो ये एक समस्या है हमारे लिए, हर साल लगभग इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोग को झेलना पड़ता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब से बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद जो है जितने भी उद्योग धंधे थे, चूँकि हमारा जो झारखंड जो है वो वाला क्षेत्र क्या था, वहाँ पे बहुत सारे संसाधन उपलब्ध थे, और यहाँ पे बिहार में जो है विभाजन के पास कुछ संसाधन है नहीं, और इस कारण से यहाँ पे जो है उद्योग धंधे जो है वो है नहीं ज़्यादा अवेलेबल, और जितने भी पहले से थे अविभाजित बिहार में वो सारे के सारे जो है झारखंड में जा चुके हैं। तो एक केवल हमारे पास अब देखा जाए तो कुछ ही उद्योग अब बच गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, चीनी मिल ये सब कुछ है, थोड़ा बहुत जूट ये सब का है, उर्वरक का कारखाना है एक आध, है ना। तो इसको हम लोग पर्याप्त नहीं कह सकते हैं। तो औद्योगिक रूप से हमारा जो राज्य है वो क्या है, पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है ना। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि गरीबी जो है वो क्या करती है, एक गरीब आदमी जो है, गरीबी क्या करती है, गरीबी को जन्म देती है ना। एक स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि एक अगर गरीब आदमी है तो उसका इनकम क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा, वो तो पहले से आपको पता है, इसलिए गरीब है। और जैसे ही गरीब है तो वो अपने बच्चों को, उसके पास एजुकेशन का अभाव है, इसलिए वो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाएगा, या फिर उसके बच्चों की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी, तो इस कारण से उसके बच्चे भी क्या हो जाएंगे, फिर से जो है वो गरीब ही रहेंगे, है ना। तो गरीबी जो है एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में, हमारे राज्य में, ठीक है। उसके अलावा खराब विधि व्यवस्था, है ना, खराब विधि व्यवस्था, लगातार जो है कानून ये सब जो है लोग हाथ में लेते हैं, और कई बार जो है आसानी से बच भी जाते हैं। कई बार तो आप देखिएगा पुलिस पर अटैक भी किया जाता है। आजकल तो ये शराबबंदी को लेके कई बार कई जगह पे पुलिस पे भी अटैक किया गया है, और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो इसको जो है कंट्रोल करना मुश्किल है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो विधि व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है, तो ये भी एक बड़ा कारण है बिहार के विकसित नहीं होने का। उसके बाद जो है कुशल प्रशासन का अभाव। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रशासन में उतना जो है बेहतर, इसमें तो हालांकि नेता लोग जो हैं हमारे यहाँ उनका भी रोल है, और उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासनिक लोग हैं, उनमें भी बहुत सारी कमियां हैं। सिस्टम में बहुत जगह पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है ना। तो इसके कारण जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं लगातार। तो ये भी एक बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। एक हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने एक बार कहा था कि देखिए, बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं है। हालांकि इस स्टेटमेंट को हम लोग आगे जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये सही बात है कि नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, एक बार कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं कि बिहार का और भारत का। जब भारत, देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए कि भारत जो है वो 2 राज्य से मिलके बना होता, है ना,
तो अगर यहाँ पे इनकम इतना ज़्यादा है और इसका इनकम इतना है, तो जो औसत वैल्यू आएगा वो लगभग इन दोनों के बीच का आएगा। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या है कि मिला मतलब सबको बराबर कर देना। ठीक है, तो हम लोग जो है भारत का जो है, जो भी हम लोग डेटा देख रहे हैं वो क्या है, औसत है, सारे राज्यों को मिला के, मतलब जो कम है उसको ऊपर किया गया है और जो ज़्यादा वैल्यू वाले है उनको कम करके सेम लेवल पे लाया गया है। ठीक है, तब ये वैल्यू आया है। और उस स्थिति में भी अगर हम लोग कंपैरिजन करें बिहार का, तो यहाँ पे क्या है कि तब हम लोग देख रहे हैं कि आखिर क्या चेंजेस आ रहा है, कितना वैल्यू में अंतर रह जा रहा है। तो देखिए, जब भारत की जनसंख्या 102 करोड़ है ना, 103 करोड़ लगभग है, तो उसमें लगभग 8 करोड़ अकेला बिहार का है ना। अगर देखा जाए तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 का आएगा, है ना, मतलब 15 राज्य ही होने चाहिए इसके हिसाब से, अगर बराबर पॉपुलेशन होता तो, है ना। तो 28 राज्य होने के बाद भी, है ना, ये क्या है कि इसका जो 2001 की जनसंख्या है अभी तो और ज़्यादा हो गई है, लगभग 10-11 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो जब ये 102 करोड़ था तो ये 8 करोड़ के आसपास था, तो ये एक बड़ा वैल्यू है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा बड़ा राज्य है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो औसत है भारत का 1.9 ही था और जनसंख्या में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साक्षरता दर इसका 65 है, तो यहाँ पे 47 ही है, तो यहाँ पे कम, जो चीज़ बढ़ना चाहिए वो कम हो रहा है। पुरुषों की साक्षरता 75 के आसपास है, यहाँ 60 है, यहाँ 54% है स्त्री की साक्षरता और यहाँ पे 33 है। तो ये देख सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय औसत है उससे काफ़ी पीछे है। ठीक है, वार्षिक विकास दर जब भारत की 6% थी तो यहाँ पे 2.7% ही थी। ठीक है, काफ़ी कम है। हालांकि पिछले कुछ समय में देखा जाए तो दूसरा सबसे तेज़ी से विकसित हो रहा राज्य रहा है ये, लगभग 11% के आसपास इसकी ग्रोथ रेट रही है। तो ये देखा जाए तो धीरे धीरे यहाँ भी विकास हो रहा है, फिर भी अभी जो है उतनी बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती है। कृषि विकास दर 2.7% है, यहाँ पे 1.5% ही है। कृषि यहाँ पे जो है 60% लोग जो हैं वो कृषि पे निर्भर हैं और बिहार की जो 73% जनसंख्या है वो कृषि पे निर्भर है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कृषि पे आश्रित है, तो ये एक चिंता का विषय है। हमारे यहाँ जो है देखा जाए तो ऐसे इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो है इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई जा सकती है। उसके अलावा हम लोग जितना चाहें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने उर्वर ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको क्या करना होगी, बाढ़ जो है इसकी समस्या से कोई छुटकारा पाने का मार्ग देखना होगा। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे अगर देखा जाए तो 26% भारतीय जनता रहती है और यहाँ पे क्या है 42% लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसको कवर करने के लिए एक बहुत बड़े संसाधन की ज़रूरत है और एक मानव संसाधन की भी ज़रूरत पड़ेगी। प्रति व्यक्ति आय की देखी जाए तो यहाँ पे 13,000 रुपये के आसपास था, है ना, 2001 में, और यहाँ पे केवल 3900 रुपये, है ना, अभी 5700 रुपये है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो ये एक बड़ी समस्या है और इन्हीं सब कारण से जो है बिहार जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। चलिए, अब इसको समस्या तो देख चुके, लेकिन अब क्या किया जाए, आखिर बिहार के जो है पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, एक तो है पहला चीज़ पॉपुलेशन कंट्रोल। हालांकि इसके लिए बहुत सारे, जैसे ही बिल आने की बात होती है तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उन पे कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जनसंख्या जो है एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे राज्य के लिए भी और हमारे देश के लिए भी, और इस पे जल्द से जल्द जो है कुछ करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी तरीके से हो, लोगों से बात करें या जो भी करें। ठीक है, तो जनसंख्या पे नियंत्रण जो है वो ज़रूरी है। तो बिहार को सबसे पहला है कि हम लोग किसी भी तरीके से जनसंख्या पे नियंत्रण करें, लोगों में शिक्षा
फैलाएं ताकि वो खुद ब खुद जो है इस चीज़ को समझे। कृषि का विकास करना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास उर्वर भूमि की कमी है नहीं, ठीक है। एक अच्छा सा जो है हमारे पास उपजाऊ क्षेत्र है, तो हम लोग चाहें तो अगर तेज़ी से विकास करेंगे तो हमारे पास जो है ये पिछड़ेपन को दूर करने का एक मार्ग मिल सकता है। बाढ़ पे नियंत्रण करना है, बाढ़ पे नियंत्रण करने के लिए ऑप्शन है कि हम लोग नदी को क्या करें, जो नदियां हैं उसको आपस में कनेक्ट करें, और जो उत्तर बिहार से जो एक्सेस वाटर आ रहा है, ज़्यादा पानी आ रहा है, उसको डैम ये सब के थ्रू जो है किसी तरीके से हम लोग उसको दक्षिण बिहार की ओर भेजने का प्रयास करें, ताकि जो है उधर सूखा से राहत मिले और इधर बाढ़ से। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने का ज़रूरत है। रोड हो गया या फिर पुलिस हो गया या फिर हेल्थ सेक्टर हो गया, ये सब चीज़ों को जितना जल्दी इम्प्रूव कर लिया जाएगा उतना जल्दी जो है यहाँ पे ग्रोथ होने की संभावना बढ़ेगी। उद्योग, हालांकि कुछ उद्योग थे अभी बंद हो चुके हैं, ठीक है। चीनी मिल जो है कई जगह का बंद पड़ा हुआ है, तो इस पे सरकार को जो है देखना चाहिए कि कुछ जो पहले से उद्योग थे उनको कम से कम, अगर वो नहीं चल पाए हैं या किसी कारण बंद हो गए हैं, तो उसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। गरीबी दूर करना है तो गरीबी दूर करना तो खैर सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। आप कितना भी लोगों को पैसा दे दीजिए तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रो कर ही जाएंगे, है ना। जब तक मेंटलिटी ग्रो नहीं होगी तब तक इसको दूर करना बहुत मुश्किल काम है ना। ये एक्चुअल में गरीबी का कारण जो है मेंटलिटी, और मेंटलिटी कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ी हुई है। शांति व्यवस्था की स्थापना की जाए, है ना। क्राइम, कई बार बहुत सारे ऐसे खबर आते रहते हैं जिसके कारण लोगों को समस्याएं होती हैं, कई बार कई बिजनेसमैन के साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो इस चीज़ पे कंट्रोल करना प्रशासन का जिम्मेदारी है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर बहाल करने की कोशिश की जानी चाहिए। एक अच्छा प्रशासन भी है, वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि सिर्फ कह देना से नहीं होने वाला है, जितना जल्दी प्रशासन में देखा जाए तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक कई बार देखने को मिलता है, और इसके कारण जो है पूरा जो प्रशासन है उसका छवि खराब होता है, ठीक है। और लोगों को जो है सही सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं सही समय पे या सही मूल्य पे, या ये सब। तो इसलिए एक ज़रूरी है कि स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन की स्थापना हो। सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और लोगों को भी। अब केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण देखेंगे। कुछ जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा था, और उसके कारण जो है, या कुछ और भी राज्यों को जब स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो उनको कुछ स्पेशल जो है फैसिलिटीज़ मिलने लगी, कुछ संसाधन मिलने लगे, और इसके कारण जो है उसका प्रोग्रेस ज़्यादा तेज़ी से हो पाया। तो एक ज़रूरी है कि केंद्र सरकार जो है बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन दे, या फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जिसके कारण जो है ये ग्रो कर पाए। हालांकि जो राज्य सरकार है कई बार प्रयास कर चुकी है, लेकिन शायद मैं समझता हूँ कि ये पर्याप्त नहीं है जितना भी प्रयास किया गया है, और केंद्र सरकार को भी ये देखना चाहिए कि इसका ग्रोथ कैसे होगा, है ना। केवल राज्य सरकार पे छोड़ देना भी सही नहीं होना चाहिए, आई थिंक। चलिए आगे देखते हैं। देश के आर्थिक विकास में बिहार की भूमिका को देख लेते हैं। तो एक अर्थशास्त्री हैं कुजनेट, उन्होंने पूरे दुनिया के बारे में बोला कि जिस प्रकार से अगर शरीर के एक छोटे भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, उसी प्रकार गरीबी भी एक कैंसर की तरह है, जो जब तक किसी भी भाग में गरीबी फैली रहेगी तब तक क्या होगा कि पूरी विश्व की जो क्षमता है वो उसके लिए वो घातक सिद्ध होगी, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर इनके स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो भारत के लिए भी बिहार का विकास जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं हो पाया तो भारत के विकास पे भी इसका गलत असर या बुरा असर पड़ेगा। चलिए, विकास दर हम लोग देख सकते हैं इस रेंज में लगभग आ गई थी। कोरोना ये सब के कारण थोड़ी सी शायद अभी कम हो गई है, ठीक है। एक दो टॉपिक और है बचा हुआ, देख लेते हैं। कृषि जनित उद्योग, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं, है ना। मतलब जो
कृषि से कच्चा माल का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं आम से अचार बनाना है, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना है, तो ये सब क्या है, कृषि जनित उद्योग है। एक और चीज़ इसके बाद जो है, जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, गरीबी रेखा क्या है ना। गरीबी रेखा को जो है एक काल्पनिक रेखा डिसाइड किया गया है, बनाया गया है, और ये योजना आयोग द्वारा उसका निर्धारण किया गया है ना। तो गरीबी रेखा जो है वो कैलोरी के हिसाब से मापा जाता है। अगर मान लीजिए कि एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति है, एक जो वयस्क है, उसको अगर 2400 कैलोरी अगर मिल रहा है पर डे, मतलब उतना खाना वो खा पा रहा है, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी, क्योंकि शहर में लोग उतने मेहनत वाला काम करते नहीं है, तो गांव में अगर किसी को 2400 कैलोरी मिल रहा है और शहर में 2100 कैलोरी मिल रहा है, उतना अगर आपको भोजन मिल रहा है पर डे, तो वो जो है व्यक्ति जो है गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, और इतना नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ठीक है, गरीबी रेखा को हम लोग BPL भी बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इसके लिए भी सरकार जो है कुछ प्रयास की है, जैसे कि है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS, है ना। आम बोलचाल में सब कहते हैं कोटा, है ना। इसमें लोग जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, सरकार द्वारा जो है सस्ते दर पे चावल, गेहूँ या ये सब चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जाती है, चीनी, तेल, ये सब उपलब्ध कराई जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और आपने ज़रूर, अगर आप गांव में रहते होंगे, जो लोग गांव में रहते होंगे उनको इन सब बारे में ज़रूर पता होगा। शहर में थोड़ा सा शायद उतना नहीं पता होगा, या फिर जो लोग गांव से शहर मूव किए होंगे तो उनको इसके बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, तो कोटा से लोगों को क्या मिलता है, चावल, दाल, ये सब जो है मिल जाता है कम मूल्य पे, है ना। हालांकि भ्रष्टाचार जो है लगभग सब जगह फैला हुआ है, और इस पे जो है थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, उसको दूर करने की। चलिए, अब एक है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। देखा सरकार ने क्या देखा कि लोगों को जो है काम नहीं मिल पा रहा है। हालांकि एक चीज़ और, मैं रोजगार को, कौन बेरोजगार है कौन बेरोजगार नहीं है, थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करने के लिए उसके पास आवश्यक योग्यता, क्षमता और है, और उसके अलावा वो काम करना भी चाहता है, तो वैसे व्यक्ति को अगर काम नहीं मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो बेरोजगार है ना। उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसमें क्षमता होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसको काम करने की उसके भीतर इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है, आप बोल रहे हो कि हम बेरोजगार हैं, तो आपको बेरोजगार नहीं बोला जाएगा। अगर आप काम की तलाश में गए और आपको काम नहीं मिल रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है। ठीक है, तो सरकार ने देखा क्या कि बहुत बेरोजगारी के कारण जो है लोगों में गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याएं हैं, तो एक एक्ट बनाया गया जिसको हम लोग नरेगा बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। तो इसके हिसाब से ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना है ना। नरेगा जो है वो महात्मा गांधी के नाम पे इसको चेंज कर दिया गया है, मनरेगा बोल अब कर दिया गया है। महात्मा गांधी जो है, जो भी है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, तो मनरेगा अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। नरेगा का कार्य क्या है कि इसके थ्रू, है ना, गांव में जो है लोगों को कम से कम 100 दिन तक उनको रोजगार की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई जाती है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनके लिए। ठीक है, और उसको एक न्यूनतम मजदूरी है कि इससे कम मजदूरी जो है वो सरकार द्वारा फिक्स की गई है, उससे कम नहीं दिया जाएगा, है ना, ताकि लोगों में जो गरीबी दूर हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं सम्यक विकास। सम्यक मतलब सबका, है ना। देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास को ही सम्यक विकास कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, सभी क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, सब प्रकार के लोग हैं, उन सब का विकास होना चाहिए ईमानदारी से, है ना, बिना भेदभाव किए लोगों का अगर विकास करने का, सारे वर्ग के लोगों का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग सम्यक विकास कहते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ये जो है पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। आप जल्दी जल्दी जो है इस वीडियो के थ्रू जो है आप रिवाइज कर पाएंगे और बेहतर नंबर ला पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आपको बस करना ये है कि YouTube पे जाना है, समाधान ट्यूटोरियल सर्च करना है और वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।